जब जुड़ते हैं तो पार्टी में एक वजूद बनता है और वजूद बनाने के लिए उसमें हमारे तो साथियों में हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ से हॉल की तीसरी मंजिल पे। साथियों में आपका छोटा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो देखिए साथियों आज दोस्तों हम कितना चलते हैं प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और अभी चंद्रशेखर भाई नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। मंडल की मीटिंग है, देखिए दोस्तों भाईचारा मीटिंग जो चंद्रशेखर भाई ने बुला रखी है। तो आइए आज चंद्रशेखर भाई से मिलने चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए सभी भाई। और दोस्तों ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लंबा होने वाला है, इसमें कोई भी कट नहीं होगा। 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्लॉग होगा आज का। तो इसमें जो भी बातें होंगी वहाँ पे हम सभी आपको दिखाने वाले हैं। तो साथियों मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। और साथियों अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए साथियों चलते हैं। हम सहारनपुर पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर से। और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ जा रहा हूँ। ये मेरी पूरी टीम है, मेरे भाई हैं सारे। टीम तो अलग होता है, हम सब भाई हैं जी दोस्तों। तो हम सहारनपुर चौक पे पहुँच चुके हैं। ये सहारनपुर चौक पे जैसे हम पहुँचे, देखिए यहाँ पे नज़ारा दिखने लगा है हमें। तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारी मीटिंग है आज। हम उसी के पहुँच गए हैं। तो देखिए हम पहुँच गए हैं जी। तो आइए दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको अंदर का व्यू कैसा है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ आते ही हमें काफ़ी भीड़ दिखाई दी। तो हम थोड़ा लेट हो गए, देखते हैं हमें कहीं चेयर वेयर मिलती है नहीं बैठने के लिए। तो आइए साथियों। तो साथियों में यहाँ हमारे जानने वाले मिले जो हमारे बड़े पद अधिकारी हैं, हम उनसे मिल के आगे चल दिए। देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी जो है चंद्रशेखर भाई नहीं आए हैं। तो साथ ही मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। और साथ ही ब्लॉग में बने रहिए। साथ ही बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। और बहुत ही ये हमारे मोहित भाई हैं श्रीनगर से, इनसे आगे हमारे बैठे हुए हैं हम सभी भाई हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। अकेले ना तो कभी कोई चल सकता, आजाद बनना पड़ेगा। नगीने के लोगों ने दिखाया कि गठबंधन फलाफल में जो सहारनपुर जिले का रहने वाला और बिजनौर की नगीना लोकसभा में जाके लड़ता है और तमाम शक्ति। धन्यवाद साथियों। और छोटा राजन खतौली से छोटा राजन जिला उपाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ अनुज यादव विधानसभा सचिव रोहन पूरी टीम के साथ आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों अशोक महारानी अभिनीत जिंदाबाद जिंदाबाद मैं निवेदन करता हूँ कि किसी का साथ हो रहा है संचालन करें। साथियों हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आ चुके हैं। साथियों हम सभी उनके दिल के गहराई से साथियों सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथियों मैं अनुरोध करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से
मान्य राष्ट्र स्वागत करने का कष्ट करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी। भाई आप लोग प्लीज अपनी जगह बना ले, प्लीज बैठे, व्यवस्था बनाए रखे, प्लीज व्यवस्था खराब मत करें, प्लीज अपनी अपनी जगह पे प्लीज बैठे। हमारे साथियों व्यवस्था बना रखे, शोर ना करें, व्यवस्था बना रखें। उनसे अनुरोध करता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि गुलदस्ता देकर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी साथियों पगड़ी पहनाकर हमारे अमीर आलम साहब और जज साहब हमारे न्यायमूर्ति साहब पगड़ी पहनाकर कितने रुपए की आएगी? ये पगड़ी कितने रुपए की आएगी? पगड़ी पहनाकर साथियों क्या हाल चाल है? हमारे राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी और एमपी साहब सम्राट शो की मंडल करवाई आ जाए, पार्टी का अध्यक्ष आ जाए, भीमा जी के ऑफशोर जी के साथियों। हमारे साथियों आपके बीच में हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान के लिए हमारे क्या वो क्या करता साथियों क्या कह रहा? साथियों मेरा अनुरोध है कि मंच पर उसे जान जाते हैं। तो यहाँ आप एक गलत बात कर दो तो आपको मुजफ्फरनगर और शामली के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जान जाते हैं। हो सकता है तो मेरे खानदान के अलावा कोई दफन नहीं होगा। तो वक्त पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सन 1906 में वक्त बना था, 1906 से लेकर आज तक सभी जितने भी मुसलमान ये समझते थे कि आज हमें इस जायदाद की जरूरत नहीं है तो वो वक्त कर देते थे। और आज ये कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि इतने लाख एकड़ जमीन साहब ये दबाई गई है, ये लोगों से छीनी गई है। नहीं, ये गलत, ये तो सिर्फ गुमराह करने की बात है, एक वर्ग को खुश करने की बात है। तो मेरे भाई हमारे समिति के चेयरमैन डॉक्टर ब्रजपाल सिंह साहब। हाँ साथियों हाँ एमपी साहब ने जज साहब का स्वागत किया। साथियों आगे बारी बारी से अगले हमारे अभी स्वागत करेंगे। अगले नवाजी सालम साहब स्वागत करेंगे एमपी साहब का। एहसान कुरैशी साहब स्वागत करेंगे। हमारे जाहिद हसन साहब, हमारे प्रत्याशी रेडियापुर से डॉक्टर अनिल कुमार
साथियों, हमारे प्रभारी नीटू सिंह जी, हमारी महिला का नाम नहीं पता, रिजवाना बेगम जी स्वागत कर रही है एमपी साहब का। नीटू सिंह जी प्रभारी सहारनपुर आर्य समाज पार्टी और साथी में मित्र मंडली, जो हमारी मित्र मंडली है उनसे अनुरोध, महिला मित्र मंडली का जिन्होंने एमपी साहब का, हमारे बहुजन लीडर, युवा हेडर सम्राट, माननीय सांसद, अपने नेता, लोकप्रिय नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद, और साथियों उनको बुलाने से पहले मैं एक शानवन के स्वागत एक शेयर करना चाहता हूँ। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, ठप मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई, और आप आए तो श्रीमान जी कुछ ऐसा लगा कि हमारे जख्मों को दवा मिल गई, हमारे जख्मों को दवा मिल गई। मैं एमपी साहब को बुलाना चाहता हूँ। तू मेरी ले ले, तुम्हारी बैग की ले लो, तो मैंने लाया। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बस हमारी महत्वपूर्ण दिन है 5 अप्रैल। इस 5 अप्रैल पर उत्तर प्रदेश में संघर्ष की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मैं पूरे मंडल सहारनपुर के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नौजवान नेताओं, हमारी माओ बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी की संख्या बढ़ने से यहाँ थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं बन रही, क्योंकि सारी कुर्सियां भरने से जगह की कमी हो गई। लेकिन इससे संदेश भी मैं आज आप लोगों को दूंगा और आपको समझ में आए, और मेरा विश्वास है कि जो संदेश पे अमल करेगा अगली बार उसको इस कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन, हमने प्रबुद्ध सम्मेलन पहले भी सुने, लेकिन जिन पार्टियों ने प्रबुद्ध सम्मेलन कराए, किसान जातियां जो है, जिनमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, यानी कि हर व्यक्ति जो पढ़ लिख गया है और समाज के प्रति, देश के प्रति चिंतित है या उसके अंदर भावना है, वो सब प्रबुद्ध है। उसी को ध्यान में रख के ये प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे साथियों ने आयोजित किया। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्व न्यायाधीश जयतन सिंह जी, जो आज राजस्थान के कार्यक्रम में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, भाई कमल सिंह जी, जो बिहार में अपने कार्यक्रम की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जो हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आमिर आलम साहब, जो मेरे बाजू में बैठे थे, महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, जिन्होंने लंबे समय राजनीति के जरिए इस प्रदेश की और देश की सेवा की, रामेंद्र भाटी जी, भाई प्रवीण जी, राजन भाई, मेहरदास जी, करणवीर जी, भाई सूर्य जी, रजनीश जी, गुरु जी, तेगवाल साहब, हमारे मिशन 78 के सभी सीनियर जो है नेतागण, हमारे मिशन में गायक यादव साहब, दर्शन जी, मेरे सामने इधर और पीछे और ऊपर की श्रेणी में, जिनको मैंने हटने को कहा पीछे,
क्योंकि ये इसमें से पता लगा तुम्हारे जोर से, क्योंकि तो आजकल जोर अगर है तो क्या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर लगा रहे हैं या उनको उनके गलत रास्तों इरादों को रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी के लोग जोर लगा रहे हैं। वो जोर का प्रदर्शन यहाँ ना हो जाए, कोई ईंट सड़क के नीचे ना किसी को लग जाए, इसलिए मैंने आपको कहा पूरा जोर बड़ा जोर सामने दिखाएंगे। तो मैं हर एक उस साथी का जिसने इस आंदोलन को पहले दिन से सींचने का काम किया। बड़े सम्मानित लोग सामने इधर हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उस विषय पर बात रखूंगा जो मैंने आपसे कहा कि मैं इस सलाह को दूंगा, उस सलाह को मानोगे तो आपका फायदा होगा। वो सलाह ये है कि जो कार्यक्रम में समय से आएगा उसको कुर्सी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परेशान। जो समय से आके कुछ घंटे इंतजार करेगा, बैठ जाएगा, अपने प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार करेगा, वो आराम से कुर्सी पे बैठेगा टांग पर टांग रख के, और जो इधर उधर घूमता रहेगा वो फिर ऐसे आके भीड़ का हिस्सा बनता रहेगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो पुराने साथी आज सामने खड़े हैं या परेशान हो रहे हैं। हालात बने, आज जो प्रदेश में हालात बने, आज जो जिस तरह से चारों तरफ हिंसा का माहौल जानबूझ के बनाया जा रहा है, इस माहौल के प्रति भी हमें जागना पड़ेगा और हमें अपने दोस्त और दुश्मन का भी निर्धारण करना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि पूरा भारतवर्ष अपना कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वैचारिक तौर पे जो लोगों को बांट के राजनीति कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। उसी के लिए आज मैं अपनी गृह जनपद, अपनी जन्मभूमि सहारनपुर में पहुंचा हूं, क्योंकि हमने जो भी शुरुआत की है हमेशा सहारनपुर से की है। प्यारे साथियों, ये 4 विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर आने वाली राजनीति भी, और ये 4 विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको इसलिए जगह दी गई है, सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती न कराना एक षड्यंत्र है और मंडल कमीशन की सिफारिश से सरकार वादा करके आई थी, लागू क्यों नहीं कर। प्यारे साथियों, 2014 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना, उसमें प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं और हम मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे। लेकिन जब से सरकार बनी है, शायद तब से मंडल को मानने वाले लोगों पे बुलडोजर चलाने के अलावा या उनको तमाम तरह से परेशान करने के अलावा ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं किया है जो ये कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। आप ये महसूस करो कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो आपको क्या जानकारी मिलेगी या आपके लिए क्या अवसर बनेंगे। जब आप इस बात पे गौर करोगे तो आपको समझ आएगा, और जब हमारे नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपनी बात रखेंगे तो वो अंतिम व्यक्ति को भी ये समझाने का प्रयास करें कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है और उस व्यवस्था के सही रूप से काम न करने के कारण क्या क्या हो रहा है। पहली बात, जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता रहेगा किसकी कितनी संख्या है। जब ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी संख्या और किस समाज पे क्या क्या साधन, किसको नौकरी कितनी मिली है, किसको रोजगार कितना मिला है, किसको जमीन कितनी मिली है, किसको लोन कितना मिला है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसकी जो है किसका कर्ज माफ हुआ है, किसके ऊपर कर्ज है, किनको कितने बच्चे की कितना समाज कितना पढ़ा लिखा है। जब ये जानकारी आएगी तो आपको आकलन चिंतन करने का मौका मिलेगा कि आप इस देश में, आप अपने प्रदेश में, आप अपने जिले में किस स्थिति में है। जब ये जानकारी आपके सामने सार्वजनिक होगी, मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। एक गांव में, मैं बहुत बड़ा उदाहरण नहीं देता, समझने के लिए गांव का उदाहरण देता हूँ। एक गांव में 100 घर हैं और 80 घर ऐसे हैं। एक दो आदमी सुबह मजदूरी के लिए चौक पे बिकने के लिए जाता है, वहां कोई खरीदार आके उसको खरीदता है, पूरे दिन उससे मेहनत कराता है और चंद पैसे देके उसको वापस भेजता है। तब जाके उसके घर का चूल्हा जलता है, तब वो अपने बच्चों यानी कि आने वाली नस्लों को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम करता है, तब वो अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है।
तो वो अपने घर के लिए बिजली का बिल देने का और तमाम तरह के जो उसके ऊपर आज देनदारी है उसका इंतजाम करता है। तो 20% घर तो खुशहाल हैं और 80% घरों का बुरा हाल है। इस आधार पर गांव को खुशहाल नहीं माना जा सकता है, लेकिन 20% जो खुशहाल लोग हैं वो कहते रहते हैं हमारे गांव में तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उनके घरों में सब कुछ अच्छा है तो उनको लगता है सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन को उदाहरण लेके देखिए कि कितनी बार आपने गरीबी, बेबसी और लाचारी का सामना किया होगा। जब आप सहारनपुर आए होंगे अपने गांव से चल के और आपको भूख लगी होगी तो जेब में पैसे कमी होने के कारण आपने कभी कभी अपने भूख को शांत किया होगा, पेट पे हाथ फेर के कि मैं घर जाके कुछ खा लूंगा, यहाँ तो पीने के लिए पानी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। जब आप अपने क्षेत्र में निकल के जब आप शामली आए होंगे, जब अपने शहर में जब आप मुजफ्फरनगर आए होंगे तो याद करो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ खरीदना होगा और आपने अपनी जेब में हाथ डाला होगा तो आपको पता होगा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं। मैं तो गरीब परिवार में पैदा हूं, मैं जानता हूं कि पूरी सर्दियां हम लोग एक जैकेट में निकाल देते हैं, पूरी सर्दियां हम लोग कई साल हम लोग जूते में निकाल देते हैं। और ये देश में ऐसी भी स्थिति है कि वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के हिसाब से उसी रंग के जूते पहनते हैं, उसी रंग के जो है जैकेट पहनते हैं, उसी रंग के और तमाम तरह की चीजें पहनते हैं। यहाँ इस तरह की स्थिति भी है। इस गैर बराबरी का कारण क्या है? आप ये सोचो, जब तक आपकी संख्या का निर्धारण नहीं होगा तो सरकार जो बजट बनाती है उसमें आपकी हिस्सेदारी कैसे तय होगी? सोचिए, आपकी संख्या 10 है और सरकार कह रही है कि गणना नहीं हुई है और गणना न होने के कारण पिछली जो जानकारी है उसमें आपकी संख्या 8 है, तो 8 लोगों के हिसाब से पैसे का बंटवारा होगा तो 2 लोग तो पहले दिन से ही वो इस लाइन से बाहर हो गए जहां पैसे का बंटवारा होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश में जातिगत जनगणना, आज भी देश, सुनिए गौर से सुनिए, आज भी मान्यवर, आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन रहे। मैं लोकसभा का सांसद हूं, मेरी लोकसभा में आवास का आवंटन होता है। उन्होंने पैमाना दिया, सरकार ने 2 विषय है इस पे। पहला ये कि इस बात की गवाही है प्रधानमंत्री आवास योजना कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में रहने वाले लोगों को पक्के मकान अभी तक नसीब नहीं। ये सरकारों का आपके प्रति सोच है, आपके प्रति रुख है। और दूसरा, अब उन्होंने, मैंने अभी पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, उन्होंने उसमें बॉर्डर क्या लगाया है, मानक क्या बनाया है? अगर दीवार पक्की है कि सही मायने में जो बहुत बुरे हाल में उसको भी उसका लाभ नहीं मिलता है। मैंने तो कई जगह कहा कि इन दीवारों को गिरा दो जब तक आपका मकान संरक्षण न हो जाए, क्योंकि सरकार आपकी गरीबी से वाकिफ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक नहीं पता लगेगा कि किसका हिस्सा है और कौन खा रहा है, किसका हिस्सा है और कौन उस पे काबिल है। और जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपका हिस्सा कोई और खा रहा है तब तक आप अपने घर से हिलके संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होंगे। संघर्ष आप तब करोगे जब आपको एहसास हो जाएगा कि पैसा मेरी जेब का है और जेब में उसकी है, मुझे उस पैसे को अपने घर तक पहुंचाना है जिससे मेरे परिवार के लोग भी सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, उनको भी 2 टाइम अच्छा भोजन मिल सके, मेरा बच्चा भी पढ़ सके, मेरा बच्चा भी नौकरी रोजगार कर सके, मेरे परिवार में भी सुख सुविधा है। अभी मैंने हवाई जहाज पे सवाल खड़ा किया था कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करे। आप बताओ, आपके गांव से कितने हवाई चप्पल वाले ने हवाई जहाज में सफर किया गया? नहीं जी। आप छोड़िए हवाई चप्पल वाला, जूतों वाला भी हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकता। आज ये 2 हालात बन गए। तो सरकार की कथनी करनी फर्क है। इसलिए नारा तो दिया था मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का, लेकिन सरकार चाहते हुए भी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। और पता है, जब जातिगत जनगणना में सवाल खड़ा होता है तो ये आपके धर्म की बात को लेकर आ जाते हैं, ये धर्म के आधार पर चर्चा करवाने लग जाते हैं, देश में हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान की बात होगी तो हमारे मुंह सामने खड़े गुर्जर समाज से आरक्षण एक हथियार था हमारे लिए। कैसा हथियार? एक छलांग लगाने का, मुख्य धारा में आने का। जज साहब और पढ़े लिखे लोग ब्रजपाल जी इस बात को समझते और जानते हैं, मैं भी इस बात को समझता और जानता हूं।
अगर मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं होते और उनको तनख्वाह नहीं मिलती तो शायद मेरे पढ़ाई के साथ कई तरह के समझौते होते, मेरी देखरेख के साथ कई तरह के समझौते होते। पढ़ो, बाबा साहब ने कहा, पढ़ लिख के अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ो। आरक्षण का हथियार मिला, हमारे लोग नौकरी लगे, उनकी जेब में पैसा आया। जब उनकी जेब में पैसा आया तो उन्होंने सोचा कि मैं तो या मेरे पूर्वज जिस भी हालात में रहे, मैं अपने बच्चों को उस हालात में नहीं रखूंगा। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा। आपको पता है देश में कुपोषण के क्या हाल थे? उस कुपोषण से भी लड़ना पड़ता था। परिवार में 5-4 लोग हैं तो सबको भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तमाम तरह की परेशानियां थी। इस आरक्षण ने एक ये हथियार हमें ऐसा मिला जिसके सारे लाखों करोड़ों लोग नौकरी लगे और उन्होंने नौकरी पे जाके जो है समाज को जागरूक करने का काम किया। और सीधे तौर पे आरक्षण नहीं खत्म कर पाए। मैंने अभी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले कहा था 2 अप्रैल को कि मैं 2 अप्रैल के शहीदों को याद करता हूँ। 13 नौजवानों ने शहादत दी थी और यहाँ भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने तमाम तरह की मुसीबतें झेली थी। आप याद करो वो 2 अप्रैल, उसके मुकदमे वापस हो, इसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखा। लेकिन मैं आपको याद मना करता हूं कि मैं ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, वरना ऐसा नहीं कि हमारे लोग जवाब नहीं दे सकते। हम संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मानवता के विरोधी नहीं है। हम तो दुश्मन को भी गले लगाने वाले लोग हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं। लेकिन सच ये है कि अभी भी गैर बराबरी बड़े पैमाने पर, और जब गैर बराबरी जब तक रहेगी तो आप ये सोचो, आज पाल का बच्चा, प्रजापति का बच्चा, कश्यप का बच्चा, सैन का बच्चा, विश्वकर्मा का बच्चा, चमार का बच्चा, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोई, खटीकी, इनके बच्चे अगर आगे बढ़ते गए हैं, सैनी का, यादव का, गुजर का, जाट का, ये जो आरक्षण मिलता था इसी की वजह से तो गए आगे। अब आगे कहां से चले जाएंगे? तो ये छलांग कैसे लगाएंगे, मुख्य धारा में कैसे आएंगे? और ये भी जब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं सामान्य जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब आप संविधान को कुचल के ईडब्ल्यूएस लागू करते हैं और संविधान की हत्या करते हैं तो ऐसे किसी भी बिल को हम लोग स्वीकार नहीं करते, चाहे वो वक्फ का बिल हो। हमने उसके खिलाफ भी रात को और चाहे वो ईडब्ल्यूएस लाके कमजोर वर्गों के अधिकारों पे जो हमला किया गया संविधान पे, चाहे उसका विरोध हो, हम उसका भी विरोध करते हैं। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप नहीं समझते देश में क्या चल रहा है। सारी लड़ाई यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई कभी थी नहीं। जिन लड़ाइयों का जिक्र किया जाता है वो राजशाही में थी, और राजशाही में हर एक आदमी अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई लड़ता है, जंग करता है। वो देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई नहीं थी, वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई तो तब शुरू हुई जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपने और अपने परिवार को जो है वो हथेली पे लेके जो है समाज को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। प्रिय साथियों, जैसे मैंने कहा था महत्वपूर्ण दिन है आज, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती। उनको चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है? चारों दिशाओं में उनके राज के कारण, ये नहीं कि उन्होंने बहुत हत्याएं की इस वजह से नहीं, उनके राज की जो विशेषताएं थी कि उसमें अंतिम व्यक्ति को अभी सम्मान होता था और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा जाता था। आज एक और महानायक बाबू जगजीवन राम की भी जयंती। हालांकि वो दूसरे दल से और तमाम तरह का उनका आंदोलन से अलग आंदोलन चलाए, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि जब वो पावर में थे तो उन्होंने कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने लोगों को नौकरी और संविधान आपको अधिकार देता है। आप कोई बात कहोगे और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे है तो एक झूठा मुकदमा आपके खिलाफ हो जाएगा और पुलिस आपको ढूंढती फिरेगी। वो समय चला गया कि आप आलोचना कर सकते थे। आप तो आप सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। सरकार की आलोचना करने में मुकदमे हो जाते हैं। एक वो हमारा वो कुणाल कामरा नाम का एक आदमी है, कॉमेडियन, उसने सरकार की आलोचना कर दी तो उसे पकड़ने के लिए वहां चले गए तमिलनाडु। वो समय चला गया कि सरकार आलोचना सुनती थी और ये कहा गया है कि निंदक की आलोचना करने वालों का सम्मान होना चाहिए। वो आपको गलत रास्ते में रोकते हैं, आपको आलोचना करने वालों को कुचलने का काम सरकार करती है।
आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिस नेता ने सरकार की आलोचना करी उसको जो है तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसी के घर पे ईडी का छापा पड़ गया, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया, किसी को जो है छोटे मुकदमे में जेल भेज दिया गया, और कितने लोग जो हैं वो दुनिया से भी चले गए। ये भी हमारे सामने। ईवीएम एक बहुत बड़ा कारण है। ईवीएम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े, हालांकि मैं ईवीएम द्वारा जीता हूं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि 1.5 महीना हमारे लोगों ने ईवीएम की रखवाली की है। कैमरे लगा लगा के हमने ईवीएम की रखवाली की है। हमारे 50-50 आदमी उस वेयर हाउस के आसपास रहते थे। 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता था कि हमारे कैमरे से चीजें उधर हो जाए। हमने रखवाली क्यों की? क्योंकि हम जानते हैं अगर सरकार को मौका मिल जाता तो उनके लोग ईवीएम को टेम्परिंग करके उस वोट के परिणाम को बदल देते। ये सब हमारे सामने हो रहा है, ये सब हमारे सामने हो रहा है। और ईवीएम से भी ज्यादा घातक है आपकी लापरवाही, आपकी जो है गैर जिम्मेदारी, कि आप ये नहीं याद रखते कि सरकार के लोग जितने वोट से हार जीत होती है, इससे ज्यादा वोट तो जो है आपके विधानसभा के बीएलओ को कह के अपने अधिकारियों को कटवा देते। आज पूरे देश में चर्चा है कि हजारों वोट कट जाते और हजारों नए वोट बन जाते। जिन आवासीय कॉलोनी में बहुजन समाज के लोग नहीं पहुंच सकते, उन आवासीय कॉलोनी का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उनके लाइन्स को जाता है, क्योंकि वहां फर्जी वोटों का जो है बहुत बड़ा जाल जो है ये सरकार के अधिकारी सरकार के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बना के कराया जाता है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, एक वोट की रखवाली करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति की वोट का ध्यान रखना पड़ेगा। आप में कितने लोग यहाँ से होंगे जो कुर्ता पहन के राजनीति करते होंगे, लेकिन जब आप वोट डालने जाते होंगे तो पता लगता होगा साहब आपकी तो वोट ही कट गई है या नहीं है बात। जिनकी लोकसभा में वोट थी उनकी जिला पंचायत पुलिस में अब समय आ गया कि पुलिस के कर्मचारियों को इनकी परेशानियों को हल करना चाहिए, रिफॉर्म का समय आ गया। मैंने अभी गृह मंत्री जी को लेटर लिखा और मैंने जिस कमेटी में हूं, होम कमेटी में, उसमें भी आवाज उठाई, क्योंकि ये भी इंसान है। हम इनका दर्द समझेंगे तो कौन समझेगा? जब सब लोगों को 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी मिलती है तो ये 24 घंटे ड्यूटी में क्यों? इनके साथ ये अन्याय क्यों? इनको छुट्टी के लिए सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, लोगों को इनको क्यों नहीं मिलती? इनका नेता को पसंद नहीं, इनका ट्रांसफर कर दिया, इनके बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे कहाँ, परिवार कहाँ है, जो उनकी पढ़ाई चल रही है ये कहाँ है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार कई बार मैंने देखा कुछ पुलिसकर्मी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, समय पे छुट्टी नहीं मिलती, परिवार में परेशानी, छुट्टी नहीं मिलती, तमाम तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। मगर कई बार दुख होता है जब पुलिस के कर्मचारी सरकार के आगे इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि वो लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। वो भी संविधान कहते हैं। आपने देखा होगा कुदरती में किस तरह से फर्जी वोट पड़ी और कुदरती में किस तरह से मुस्लिम भाइयों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैंने तो रामपुर में देखा था, आजम भाई ने मुझे बुलाया था कि भाई ये चुनाव आपको मदद करने में गया, और मैंने देखा किस तरह जो भी नेता मीटिंग करवा देता था उस पार्टी, उस समय जो पार्टी जो चुनाव लड़ी थी उनके उसके प्रत्याशी की, उसी हर शाम को पुलिस पहुंच जाती थी, कहती थी तेरे गेट निकाल ले जाएंगे अगर आज के बाद बांधी में फिर चुनाव करा के आप लड़ा दो प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री जी को हरा के नहीं भेजा तो मेरा नाम या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा हो तो उनका भी स्वागत है, वो भी आ जाए। मैं तो आपके यहाँ लड़ने चला गया था, क्षेत्र आपका था, मुख्यमंत्री सब कुछ था, आपकी ताकत थी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन था। आप आओ मेरे यहाँ चैलेंज करके, अगर आपका बराबर का स्वागत नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। ये तो हमारी लापरवाही की वजह से जिनका कम वोट है वो पावर में बैठे हुए हैं और हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होना चाहिए। ऐसी देश की जनता की मांग है, और जो जनता की मांग है उसकी वो मांग आजाद समाज पार्टी की भी मांग है, हम सब लोगों की मांग है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन होगा तब जब आप गांव में जाकर इसकी चर्चा कराओगे और सरकार के पास उस चर्चा का, आक्रोश का, विरोध का की खबर जाएगी एलआईओ के द्वारा। जैसे आज की खबर जाएगी कि चंद्रशेखर आजाद ने पानी पी के सरकार को गिराने का काम किया, तो जब ये बात वहां जाएगी कि गांव में आक्रोश पैदा हो रहा है, तब जाके जो है सरकार इस पे फैसला लेने के बारे में सोचेगी। वरना आप जानते हो सरकार इतनी धूर्त है
कि 13 महीने किसान आंदोलन करते रहे, 13 महीने, लेकिन 13 महीने में एक बार भी सरकार ने सुध नहीं लिया और एक झूठा आश्वासन देकर उनका आंदोलन खत्म करा दिया। और जब आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद आज तक वो किसान बेचारे आंदोलन के लिए परेशान हुए, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। प्यारे साथियों, एक और जो है जो महत्वपूर्ण विषय है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज पे जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं, उन पे भी एक गंभीर मंथन होना चाहिए। आप ये देखो, जब वक्त वाले बिल पे मैं बोल रहा था अमेंडमेंट पे, तो मैंने कहा कि साहब आप इनकी रक्षा की बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, हम इनके हितैषी, तो आप ये बताओ आपकी सरकार में और आपके विचार के लोग इनकी मॉब लिंचिंग क्यों करते हैं? धार्मिक नारा लगाओ वरना पिटाई खाओ। ट्रेन में, बस में और तमाम तरह की जगह ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है, जबकि ये लोकतांत्रिक देश है। इंदौर में फिर चुनाव करा के आप लड़ा दो प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री जी को हरा के नहीं भेजा तो मेरा नाम या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा हो तो उनका भी स्वागत है, वो भी आ जाए। मैं तो आपके यहाँ लड़ने चला गया था, क्षेत्र आपका था, मुख्यमंत्री सब कुछ था, आपकी ताकत थी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, आप आओ मेरे यहाँ चैलेंज करके, अगर आपका बराबर का स्वागत नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। ये तो हमारी लापरवाही की वजह से जिनका कम वोट है वो पावर में बैठे हुए हैं और हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होना चाहिए। ऐसी देश की जनता की मांग है और जो जनता की मांग है उसकी वो मांग आजाद समाज पार्टी की भी मांग है, हम सब लोगों की मांग है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन होगा तब जब आप गांव में जाकर इसकी चर्चा कराओगे और सरकार के पास उस चर्चा का, आक्रोश का, विरोध का की खबर जाएगी एलआईओ के द्वारा, जैसे आज की खबर जाएगी कि चंद्रशेखर आजाद ने पानी पी के सरकार को गिराने का काम किया। तो जब ये बात वहां जाएगी कि गांव में आक्रोश पैदा हो रहा है, तब जाके जो है सरकार इस पे फैसला लेने के बारे में सोचेगी। वरना आप जानते हो सरकार इतनी धूर्त है कि 13 महीने किसान आंदोलन करते रहे, 13 महीने, लेकिन 13 महीने में एक बार भी सरकार ने सुध नहीं लिया और एक झूठा आश्वासन देकर उनका आंदोलन खत्म करा दिया। और जब आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद आज तक वो किसान बेचारे आंदोलन के लिए परेशान हुए, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। प्यारे साथियों, एक और जो है जो महत्वपूर्ण विषय है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज पे जो बढ़ते हुए अत्याचार हैं, उन पे भी एक गंभीर मंथन होना चाहिए। आप ये देखो, जब वक्त वाले बिल पे मैं बोल रहा था अमेंडमेंट पे, तो मैंने कहा कि साहब आप इनकी रक्षा की बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, हम इनके हितैषी, तो आप ये बताओ आपकी सरकार में और आपके विचार के लोग इनकी मॉब लिंचिंग क्यों करते हैं? धार्मिक नारा लगाओ वरना पिटाई खाओ। ट्रेन में, बस में और तमाम तरह की जगह ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है, जबकि ये लोकतांत्रिक देश है। एक मंत्री जी उठ के आगे मुझसे वहीं आगे गले मिले। अब हमारे लोग तो भूले वाले, इनको गुमराह करना आसान है। अब कुछ लोग कहने लगे कि देखो साहब वो तो गले मिल रहे हैं। भाई हम तो गले, वो आगे हमसे गले मिले। हम मानवता के विरोधी नहीं, कि मानवता के विरोधी हैं। कोई अगर हमसे आगे हाथ मिलाए, गले मिले तो हम उससे मुंह फेर लें, हमारे दिल में नफरत नहीं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने 4-4 बार मिलकर सरकार 3-3 बार बनाई है, हाथ मिला के टेबल पर बैठ के फैसले किए हैं, और वही लोग दूसरे लोगों पे आज आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, सरकार चलाई, आज वो हमें बता रहे हैं किससे मिलना नहीं मिलना। सच ये है कि मैं तो वास्तविकता में इस तरह के विवादों से बचना चाहता हूं, मैं तो जाने नहीं चाहता। मैंने आज भी एक साथी मेरे पास आगरा से आया कि भैया मेरी शादी, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कितनी कोशिश करूंगा 10 निकलते तुम्हारे घर आ जाऊं, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ शादी में जाऊंगा तो आपको तो सब पार्टी के लोग जानते हैं, सब पार्टी के लोग आएंगे, कल कोई फोटो खिंचवाएगा, कल फिर कोई आवाज उठाएगा कि साहब वो तो नाना पार्टी का आदमी उनके साथ खड़ा था। तो मैंने कहा मैं तो कोशिश करता हूँ
कि ज्यादा किसी की शादी ब्याह और उस तरह के आयोजन में ना जाए, और मैंने तय भी किया कि मैं इस तरह के आयोजन में नहीं जाया करूंगा जिससे कि हमारे लोगों की भावनाओं को पीड़ा ना, क्योंकि हमारे लोग तो भोले भाले लोग हैं बेचारे, उनको कुछ भी इस तरह की बातें कह के आप गुमराह कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि दुश्मन का काम है हमें गुमराह करना और हमारा काम है गुमराह ना। दुश्मन आपको ये थोड़ा कहेगा कि आपका नेता अच्छा है, क्यों भाई? अगर ये कहेगा तो फिर आप उसको कहना कि फिर आप भी हमारे साथ है, समझे नहीं समझे? मैं आपसे कह रहा था कि अत्याचार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज आप देखते होंगे एक तो बाढ़ सी आई उत्तर प्रदेश, तो अपने मुख्य काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे गांव में कहावत है ना, किसी का बच्चा समझदार होता है तो जो उससे नाराज रहते हैं वो उसको इधर उधर की बातों में लगाने का काम करते हैं गलत रास्तों, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा ले। ये एक सोचा समझा खेल है, हमें समझदार बनना पड़ेगा। जब तक हम पे शक्ति नहीं आएगी हम अपने लोग क्या भला करें? देखो मैं अपनी बात करता हूँ, अन्याय अत्याचार समय बदलेगा, ताकत आपके हाथ में होगी, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ। गारंटी क्या दे रहा हूँ? किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले भी, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, माफिया हो, 1000 बार सोचा करेगा कि चंद्रशेखर आ जाएगा। समय बदलेगा, किसी को इतनी छूट नहीं होगी कि वो किसी की बेटी को, बेटे को, किसी गरीब परिवार को, किसान को। ये सरकार किसानों के हितैषी होने की बात करती, एक किसान भाई ने यहाँ आत्महत्या की, जबकि आपने देखा नहीं इसी सरकार। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अन्याय अत्याचार तब तक नहीं रुक सकता जब तक हम लोग, जब तक वो कुर्सी पे बैठे तब तक अन्याय अत्याचार कैसे रुक जाएगा? पुलिस उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, सिर्फ पटवारी, सेक्रेटरी, एसडीएम, डीएम सब उनके, कमिश्नर, सीईओ सब उनके, एसएसपी उनके। तो आप पे अत्याचार कैसे रुकेगा? आप पे तब रुकेगा जिस दिन अधिकारी को पता लग गया कि हमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंड और मुकदमा दर्ज करा के जेल को भेजने की हिम्मत अब चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के पास है, तभी अन्याय अत्याचार अपने आप रुकेगा। उसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं, असलम भाई, हमारे सब साथी जब दिन रात मेहनत करेंगे, गांव-गांव में निकलेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को भाईचारा बनाने का काम करेंगे, तब बहुजन समाज में एकजुटता आएगी। कुछ गलतियों को जब हम माफ करना सीखेंगे, छोटी छोटी बातों को, विवाद को हम लोग घर में निपटाना सीखेंगे, तब जाके कुछ चीजें अच्छी बनेगी। मैं आपको जितने साथी यहाँ पहुंचे, अब मैं आपसे, अब तक तो मैंने वो बात की जो मुझसे कहा गया था कि इस पे बात करनी है, अब मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ जो मुझे करनी। उन्होंने हमारी भरपूर मदद की, जी जान लगा में एक साथी का। यहाँ हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं, मैं एक साथी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वहां मेहनत की। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है आपने समझा? रिजल्ट ये कहता है कि अभी हमारे काम में कुछ कमी है, हमें पहले से ज्यादा काम करना। अगर हम चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में हमारी बात को सुना जाए, मुजफ्फरनगर में जुल्म जाती ना हो, मुजफ्फरनगर के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको खर्च से निकलना पड़ेगा। देखो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि नारे तो बाबा साहब के बहुत लगाते हैं, मानव काशीराम साहब के बहुत लगाते हैं, फूले साहब के लगाते हैं, साहू जी महाराज के लगाते हैं, लेकिन गौर से इस बात पे, मेरी इस बात पे गौर करो। 8 घंटे की मेहनत मजदूरी करके 400, 450, 500 रुपए मिलते हैं। 8 घंटे मेहनत करना पेट पालने के लिए, ये हमारे लोग कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। बड़ा तबका इस समाज में, जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान में जो बड़ा तबका है, वो बड़े पैमाने पे मजदूरी करता है, ठीक है। 8 घंटे मजदूरी कर सकते हो, लेकिन राजकाज लाने के लिए 2 घंटे जो है राजनीतिक काम नहीं कर सकते। फावड़ा चला सकते हो, हथौड़ा चला सकते हो, भट्टी के पास काम कर सकते हो,
लकड़ी काट सकते हो, पसीना बहा सकते हो, और दुश्मन ने ऐसा गुमराह किया है, कहते हैं राजनीति बहुत बुरा काम है, ये मत करो, और वो अपने आप राजनीति के शीर्ष पर बैठ के सारी चीजों का आनंद ले रहा है। आप ये बताओ, पढ़े लिखे बच्चे तो आज भी है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रोजगार देने का काम सरकार का है, और सरकार इतनी निकम्मी है उत्तर प्रदेश में कि वो रोजगार देना नहीं चाहती। जब तक सरकार भर्ती नहीं निकालेगी, और भर्ती निकाल के उसमें ईमानदारी से पेपर नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, ईमानदार से पेपर होगा, और तब तक रिजल्ट जब तक सही नहीं आएगा, तब तक कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? ये रोजगार देने की ताकत किसके पास है? सरकार के। आप क्या हो? आम जनता। आप क्या हो? दे देखो सरकार। आप बनाने वाले हो, लेकिन आप सरकार नहीं हो। अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, ये सरकार तय करती है। अच्छे स्कूल कहाँ बनेंगे, ये सरकार तय करती है। अच्छे रोड कहाँ बनेंगे, ये सरकार तय करती है। अच्छी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, ये सरकार तय करती है। किनको रोजगार मिलेगा, ये सरकार तय करती है। किनको ठेके मिलेंगे, ये सरकार तय करती है। किन क्षेत्रों में काम होगा, हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, रेलवे स्टेशन कहाँ बनेगा, रेलवे लाइन कहाँ से जाएगी, 4 लाइन हाईवे कहाँ से बनेगा, सब सरकार तय करती है। आप तय करते हो क्या? नहीं। तो आप हो गया, भीड़ के अलावा क्या हो? झूठे आदमी हैं। महसूस तो करके देखो, ये कैसा लोकतंत्र है कि लाखों लोगों की आवाज को, उनकी मांग को कोई सुनना नहीं चाहता। चंद लोग बैठ के जो फैसला कर लेते वही हो जाता। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा, और वो मजबूती तब होगी जब हमारा सामान्य कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी अपने आप को अपना, हमारा जो नेता है वो भी अपने आप को बेहतर कार्यकर्ता मान के, और जो भी काम उस काम को करे, और पार्टी द्वारा जो काम दिया जाए उस काम को करे। ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ बैठ के वीडियो कॉल करके और तमाशा करके जो है आप सोचते हो। उम्मीद लेके आया कि सहारनपुर के साथी इस बार मेहनत करके, समाज को तैयार करके, इस बार सबसे ज्यादा शक्ति सहारनपुर में बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट है, वो जो ऊपर खड़े हैं उनको भी कह रहा हूं, जो वोट है ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुजन समाज का है, और जो बहुजन समाज है आज अगर उनकी लड़ाई को ईमानदार से लड़ रहा है, वो आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। इस बात को, संदेश को लेकर जब तक आप लोगों तक नहीं जाओगे, तब तक आपकी बात आगे नहीं बढ़ेगी। उनको वोट लेके धोखा देने वाला तो बहुत है। जैसे अभी नीतीश जी ने धोखा दिया, नायडू जी ने धोखा दिया, और चिराग पासवान जी ने धोखा दिया। उनकी वोट लेके धोखा देने वाले तो बहुत है, लेकिन उनकी वोट मिले ना मिले, उनकी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई दल है उत्तर प्रदेश में या देश में, तो वो आजाद समाज पार्टी का श्रीराम है। ये साथियों, मैं आपसे कहना चाहता, अगर आप स्वाभिमान को समझते हैं, और आप ये चाहते हैं कि नहीं होंगे, आप मेहनती नहीं बनेंगे, आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे, आप घर से नहीं निकलेंगे, आप मनमुटाव छोड़ के संगठित होकर शक्ति बन के काम नहीं करोगे, आप एक दिशा में काम नहीं करोगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक हम पद का ख्याल रखे, जब तक हम अपने नाम का, कुर्सी का ख्याल रखे, जब तक हम इधर उधर की बातों में अपना समय वेस्ट करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कंट्रोवर्सी करने के लिए फोटो बैनर की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर समर्पण पैदा नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। जब हम समर्पित होकर काम करेंगे, गांव में जाएंगे, भाईचारा बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो वो समाज फिर हमारे सरदार जी महाराज की जयंती पर अवकाश घोषित करवाने के लिए सरकार को मजबूर किया। वरना बताओ, सरकार अगर आपकी इतनी तेजी होती तो 10 दिन पहले अवकाश घोषित करती नहीं करती? बताओ, आप बताओ, किसी को नहीं परमिशन दी क्या शोभा यात्रा की? पूरे जिले में किसी को दियो? हमारे साथी धरने पर भी बैठे थे। ये सरकार बातें तो सबकी करती है, लेकिन सम्मान सबको बराबर का नहीं है। किसी को भी नहीं परमिशन भाई, हमने तो ले लिया। अब इन्होंने मेरे लेटर के बाद 14 अप्रैल को भी अवकाश घोषित किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार होगा, तब तक आपके हाथ ऐसे ही फैले रहेंगे। किसानों का उत्साह भी बहुत करते हो, लेकिन राजनीतिक शक्ति की तरफ नारा लगाने में उत्साह करने जरूरी। अगर नाचने से
राजकाज आया करता तो देश में नाचने वाले जो लोग हम करा देते आ जाता नहीं आ जाता। सिर्फ नाचने से राज नहीं आएगा, अगर राज लाना है तो फिर काज करने पड़ेंगे। और काज जो है, शादी ब्याह में कितने लोग नाचते हैं, देखे नहीं देखे आपने? तो क्या उनका राज आ जाता है क्या? राज आएगा काम करने से, मजबूत संगठन बनाने से, अपनी जिम्मेदारी उठाने से। और बताओ सहारनपुर के साथियों, पहले बताओ इस बार संख्या बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? ईमानदार से बताओ, बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? और ये मुजफ्फरनगर वाले समाज पार्टी भीड़ चलेंगे। संदेश है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दराज तरीके से आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी का कार्य करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय श्री चलिए आज चले रिकॉर्डिंग चल रही है। सभी साथियों से वो सामने सीधे तरीके से बाहर निकले। इधर कहाँ है? सभी साथी सीधे तरीके से बाहर अति गिनाई भी फोन भी मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दो, बोलो नमस्ते, खोल ले रहे बढ़िया वाला। ठीक है भाई। सभी साथी आराम से निकलेंगे और इसी के साथ निकलेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि वो आराम से निकले। सभी लोग समझ गिर जाएगा अरे गिरा तो देखा जाएगा यार। मिलने जा रहा मैं वहाँ। भाई चलो चलो बस चलो ले लो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसमें गाड़ी में हमने तो असली कसम है, हमने अपने खाना है, अब कैसा घबराना है। बहुजन के रक्षा खातिर, बहुजन के रक्षा खातिर कर दे दामो दामन रावण है रावण।
एक नंबर बता रहा हूं, नोट कर लो और गौर कर लो। पार्टी की वेबसाइट लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन जो लोग सस्ता लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, जिनके पास फिजिकल सस्ता नहीं है, रसीदें नहीं है, वो नंबर नोट करो, मिस कॉल करो, जो मैसेज आएगा उसको फॉलो करो, ऑनलाइन सस्ता हो जाएगी और वहीं से आप किसी भी आसपास के सेंटर में जाके आप अपने जो है सस्ता का कार्ड भी निकलवा सकते हो। मैं नंबर बता रहा हूं, नोट कर लो। 7292060060। हिंदी में भी बताऊं? हो गए जी, पढ़े लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अध्यक्ष भाषण